स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीताल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली थी वो जो हमने इस्लाम का उदर विस्तार का एक फर्स्ट पार्ट कर लिया था और सेकंड पार्ट हमारा रह गया था। अब्बासी की क्रांति से मैं पढ़ना था। अब पहले तो हमने अब्बासी वंश की शुरुआत में अपने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अब्बासी वंश की क्रांति से जो शुरुआत थी उसमें हमने पढ़ा था 750 ई में उमय्याद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की नींव रखी गई थी और उन्होंने बगदाद को राजधानी बना लिया था। किसको बना लिया था? पहले तो नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 750 ईसा पूर्व में उनकी नींव रखी गई थी अब्बासी वंश की। उसके बाद जो बगदाद की जो राजधानी उसे बना दिया गया था और उसके बाद सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया था और इस्लामी संस्थाओं के विधान को संरक्षण प्रदान किया गया था और अब्बासियों के अंतर्गत अरबों को प्रभाव में गिरावट आई थी, जबकि ईरान संस्कृति का महत्व बढ़ गया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं अब्बासी क्रांति के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब्बासी क्रांति की हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब्बासी क्रांति क्या है। उमायोदों के शासन को अब्बासियों में टूटों का शासन बताया कि उमायोदों के अब्बासी क्रांति क्या है। उमायोदों के शासन को अब्बासियों के दुष्टों का शासन बताया गया और यह भी दावा किया गया कि वह पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम के पुनर्स्थापना करेंगे। और अब्बासियों ने दावा किया कि अब्बासियों ने क्या चलाया था? एक दावा नामक आंदोलन चलाया था कर उमय्याद जो वंश था इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए चलाया था। इसी के साथ इस क्रांति में केवल वंश का परिवर्तन ही नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था? इस आंदोलन के दौरान वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि इस्लाम के जो राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आया था और इसे ही अब्बासी क्रांति का नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब्बासी क्रांति क्या है। उसमें एक आंदोलन चला। अब्बासी क्रांति क्या है मैंने आपको बता दिया है। अब्बासी क्रांति क्या है? उसमें एक आंदोलन चलाया गया था दावा नाम का और उसमें जो उमय्याद वंश को उखाड़ फेंका था उस आंदोलन ने। और इसी के साथ जो उनके वंश है उसमें परिवर्तन नहीं आया था, बल्कि वंश में परिवर्तन आया था और जो इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और संस्कृति के ऊपर भी बदलाव आए थे। अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए अब्बासी क्रांति के कारण। अरब सैनिक अधिकांश जो ईरान से आए थे और वे सीरियाओं के लोगों को प्रभुत्व से नाराज थे। अब क्रांति का पहला कारण क्या है? जो अरबी सैनिक थे अधिकांशतः जो ईरान से आए थे। ईरान से कहाँ पे आए थे? अब्बासी में आए थे और जो सीरियाई लोग हैं उनको प्रभुत्व से वो नाराज थे। इस वजह से क्रांति हुई थी। और दूसरा है उमादियों ने अरब नागरिक के कारों में रियासतों से विशेष धरी देने के वादों को पूरा नहीं किया था और इस वजह से भी आई थी क्योंकि उन्होंने वादा नहीं किया था। उम्मीद है उन्हें अरब जो नागरिक है उनकी रियासतों पर विशेष अधिकार देने के वादे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये पूरा नहीं किया था। इस वजह से भी जो अब्बासी क्रांति के कारण बने थे। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था जो ईरानी लोग थे मुसलमानों को अपना जातीय चेतन से ग्रस्त अरबों को तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और इससे भी किसी भी अभियान में शामिल होने से वो झिझक रहे थे। तो तीसरा कारण ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे चौथा कारण था उमादियों शासन। राजतंत्र पर आधारित शासन था। जो उमय्यद शासन था वो राजतंत्र में अतिरिक्त वैसा शासन था बहुत। उसके बाद राजतंत्र वो अपने आप खुद चाहते ही राजतंत्र वो चलाता था। इस वजह से भी एक कारण भी था। अब हम आते हैं अब्बासियों की विशेषताएं। अब्बासी की विशेषता क्या है? पहली विशेषता, अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट भी आई थी। इसके विपरीत ईरानी जो संस्कृति थी
उसका जो महत्व था वो बढ़ गया था। तो पहली विशेषता ये हो गई कि जो अरबी शासन था उसके अंतर्गत जो अरबी लोग थे, अरब जो लोग थे, उसमें गिरावट आ गई थी। और जो ईरान की संस्कृति थी उसका महत्व बढ़ गया था। जो अरबों के प्रभाव उसमें गिरावट आ गई थी और जो ईरानी लोग थे उनकी महत्वता बढ़ गई थी। आप इतना याद रखेंगे बस हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारा सेकंड ना, अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित किया। अब मैंने आपको बताया था ना, अब्बासियों जो लोग थे जब उनकी शुरुआत हुई थी तो उन्होंने अपना राजधानी क्या बना दी थी, बगदाद में स्थापित कर दिया था। देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें देखिए, प्रशासन ने इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना था, और जो नौकरशाही और का गैर कालीलाई उधार था वो पुनर्गठन कर दिया था। आप इतना याद रखिएगा। मैं ये आपको जो नोट्स मैंने बनाए हैं मैं आपको PDF फॉर्म में अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों वीडियोस में डाल दूंगी, फर्स्ट में और सेकंड पार्ट दोनों में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। अब्बासी शासकों के खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों की और मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान भी किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा विशेषता पे आ जाते हैं। हमारी फिफ्थ विशेषता क्या है, ये क्या कहती है, अब्बासियों ने भी उमैयादों की तरह ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी हमसे यही कह रहा है, अब्बासियों ने भी उमैयादों जो राजतंत्र था उसकी तरह ही उसने भी जारी रखा, अब्बासियों ने भी यही जारी रखा। जिस तरह से जो उमैयद वंश था वो जैसे रख रहा था, अपना शासन चला रहा था, उसी तरह से वो जो अब्बासी वंश है उन्होंने भी उसी तरह से अपना राजतंत्र को चलाना जारी रखा। देखेंगे अब्बासी जो राज्य था उसका अंत कैसे हुआ। अब जो 9वीं शताब्दी में जो अब्बासिद लोग थे, जो साम्राज्य था अब्बासी साम्राज्य का पतन देखा गया था, और इसका फायदा उठाते हुए कई सल्तनतों ने उभार आई थी। लेकिन मध्ययुगीन काल में इस्लामी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध थी, इसीलिए क्या हुआ था, वो समृद्ध थी और कुछ देखा गया था। क्या देखा गया था, साम्राज्य का पतन देखा गया था। इसके फायदा उठाने पे कई सल्तनतें उभार पड़ी, लेकिन जो अब्बासी राज्य था उसका अंत हो गया। तो ये उसका अंत था। अब हम आते हैं धर्म युद्ध पे। धर्म युद्ध देखिए, ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच, अब जो ईसाई जगत था और जो इस्लामी जगत था उसके बीच जो है शत्रुता बढ़ने लगी थी, और जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन था। और जो 1095 में जो हुआ था, पूज्य भूमि थी, उसको मुक्त करने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध थे उन्हें लड़े गए और उन्हें धर्म युद्ध कहा गया। कब लड़े गए थे, जो ईश्वर के नाम पर, मतलब ईश्वर को मुक्त करने के लिए, कि ईश्वर को मुक्ति मिल जाएगी, ये करने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और इसलिए उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। अब पहले आपने गृह युद्ध सुना होगा लेकिन धर्म युद्ध नहीं सुना होगा। तो धर्म युद्ध यही है जो मैंने आपको बताया कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, मुक्त करने के लिए लोगों ने ये युद्ध किया। इसको ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, मतलब मुक्त करने के लिए इन्होंने ये जो युद्ध है धर्म युद्ध उसको लड़ा गया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये युद्ध 1095 ई से 1251 ई के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1095 ई से 1251 के बीच ये युद्ध धर्म युद्ध था, वो लड़ा गया था। याद रखिएगा 1095 में 1251 के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ओके, अब आते हैं 3 धर्म युद्ध पवित्र भूमि में मुक्त करने के लिए। अब 3 धर्म युद्ध है, उसकी पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए जो है ये लड़ा गया था धर्म युद्ध। अब हम आते हैं हमारे 3 धर्म युद्ध पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए। देखिए जो ये 3 धर्म युद्ध थे ये मतलब क्या थे, पवित्र भूमि मुक्त करने के लिए। ठीक है,
पहला इस्लाई और इस्लाम। इस्लाई और इस्लाम को यही कहते हैं, जेरूसलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ईसाई हैं और जो इस्लाम है उसको क्या बोलते हैं? जेरूसलाम भी कहते हैं। अब प्रथम धर्म युद्ध हुआ। अब जो प्रथम धर्म युद्ध था वो चला था 1098 से 1099 तक, और जो तो द्वितीय धर्म युद्ध था वो चला था 1145 से 1149 तक, और जो तीसरा धर्म युद्ध था तृतीय वो चला था 1179 से। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे युद्धों के प्रभाव। अब ये युद्धों के प्रभाव क्या है उसमें पहला आता है मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजनों की तरफ कठोर रुख। उसके बाद जो दूसरा है मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव, और जो तीसरा है सूफियों का उदय। चौथा है दर्शन शास्त्र और विज्ञान के रुचि में वृद्धि। अभी क्या पढ़ रहे हैं? युद्धों के प्रभाव पढ़ रहे हैं। और उसके बाद दर्शन शास्त्र और विज्ञान की रुचि में वृद्धि, अरबी कविता का पुनः आविष्कार हुआ, पारसी भाषा का विकास हुआ, फिर गजनी फारसी साहित्य का केंद्र बन गया। और उसके बाद है फिर दोषी द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया, महिला सूफी संत रवैया। उसके बाद हमारा है सूफीवाद का द्वार सभी के लिए खुल गया, धार्मिक इमारतें मुस्लिम दुनिया की पहचान बनी। इन इमारतों में मस्जिदें, इबादगाह और मकबरे शामिल। इसके बाद हमारा एक और है मस्जिद का एक वास्तुशिल्पीय रूप, गुम्बद, मीनार, खुला प्रांगण और खंभों के शहर, छाता, मेहराब और मिंबर। और अब हम पढ़ने वाले हैं कागज का आविष्कार। अभी हमने गृहयुद्ध के प्रभाव पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कागज का अधिकार क्या था। अब कागज चीन से आया था। कागज कहाँ से आया था? चीन से आया था। कागज का आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। अब समूचे मानव इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ थे, अंसब अल और अशरफ बालधूरी द्वारा और तारीख अल रसूल वाला मुल्क और तावीर द्वारा लिखा गया था। ये था कागज का आविष्कार। कागज चीन से आया था। कागज का आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में जो लिखित रचनाएं हैं उसका व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। और अब हम पढ़ेंगे इस्लाम में प्राणियों के चरित्र से मनाही की कला के दो रूप पढ़ेंगे। तो पहली जो कला के रूप दो है ना, पहली है खुशनविशी और दूसरा है अवेशक। अब देखिए खुशनसीबी क्या है? खतित्व अथवा सुंदर लिखने की कला। जो सुंदर लिखने की कला है उसको खुशनसीबी कहते हैं। उसके बाद है अरवेसिक। अब अरवेसिक क्या है? ज्योतिर्विद्यों द्वारा वनस्पतियों डिजाइन को बढ़ावा मिल गया और इमारतों को सजाने के लिए काफी इसका प्रयोग होने लगा। तो वो क्या है? अरवेसक। पहले था खुशनविशी और उसके बाद है अरवेसक। अब हम आते हैं मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं। अब ये क्या है? पहला था शहरी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस्लामी सभ्यता का फलना फूलना। मुख्य उद्देश्य क्या था? अरब सैनिक जूड़ को बसना, कूफा, बसरा और फुसरात, कहर, बगदाद और समरकंद जैसे फौजी शहर। ये हो गया। दूसरा है इस्लामी सभ्यता है हमारा शहरी के विकास एवं विस्तार के लिए खनन, उत्पादन एवं उद्योगों को बढ़ावा। दो प्रकार के भवन समूह, एक मस्जिद, दूसरा केंद्रीय मंडी। ये हो गया। उसके बाद हमारा था जो मध्यकालीन इस्लाम जगत के शहरीकरण की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसका जो पांचवा है वो है केंद्रीय मंडी में दुकानों के कतरे, व्यापारियों की आवास। उसके बाद है सरफ का कार्यालय, प्रशासकों और विद्वानों एवं व्यापारियों के घर पे। ठीक है। मंडी के प्रत्येक इकाई की अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सेनारोक
उसके बाद चौथा है हमारा शहर में बाहरी इलाकों के गरीब मकान को सब्जी, फल, बाजार, काफिले और ठिकाने, दुकानें आदि। उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है शहरी की चार दीवारी के बाहर कब्रिस्तान व सराय, शहरों के नक्शों में समानता का अभाव। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा इस्लाम का उदय और विस्तार। मैंने आपको सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद अब अपना चैप्टर मैं जो बताऊंगी वो अब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बाय स्टूडेंट्स।